हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्प्यूटर क्लास ऑनलाइन। माय सेल्फ टरविट शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल कम्प्यूटर क्लास पर। कम्प्यूटर क्लास पर हम लोग बच्चों अभी हमारी चल रही है मॉक सीरीज में हम लोग 2 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2, और आज हम करने वाले हैं आपको मॉक टेस्ट 3। सो मॉक टेस्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले हमारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पर आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एक उसे अपने आप सोल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से वीडियो से अपना सॉल्यूशन देख लीजिए। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो देखते रहिए और साथ साथ अपने आंसर को मार्क करते रहिए और हाथों हाथ चेक करते रहिए। चॉइस आपकी रहनी है, खैर आपको कैसा करना है। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, और आज की सीरीज थोड़ा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज की जो सीरीज है इसमें हमने मैक्सिमम वे क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनकी रिपीटेशन के चांसेस काफी हाई हैं। सो क्वेश्चन 30 रहेंगे आपके, लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूँ, क्वेश्चन भले ही 30 हैं लेकिन जो है कंसेप्ट इसमें आपको 100+ कंसेप्ट मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 30 तो क्वेश्चन है, उसके चार चार ऑप्शन है। आप उन ऑप्शंस को भी सोल्व करेंगे, उन ऑप्शंस को भी समझेंगे, तो हो गया ना आपके जो है ना। इस तरीके से आप देखोगे तो 100+ कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पेन लेके बैठे और अपने आंसर्स को मार्क करते चले। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने ये रहा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, दिस कैटेगरी ऑफ एनिमल करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। एनिमल किंगडम से सवाल आ गया आपका ये। ओके, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑल बोनी फिश हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ओperculum ऑन ईच साइड। ऑप्शन नंबर बी है आपका, all reptile possess scale have 3 chamber of heart and are cold-blooded animal. Option number C है आपका, all mammals are viviparous and possess diaphragm for breathing. And option number D है आपका, all sponges are marine and have collared cell. तो चलिए फटाफट अपने आंसर को मार्क कीजिए। आई होप आपने बच्चों यहाँ पे मार्क कर लिया होगा। सो जिन बच्चों ने यहाँ पे मार्क करा है आपका ऑप्शन नंबर ए को, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और चलिए बात देखते हैं कि आप सब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा था कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो बोनी फिशेज है उनमें फिर उनमें आपको 4 पेयर ऑफ गिल्स देखने के लिए मिलेंगे, और क्या देखने के लिए मिलेंगे? ओपरकुलम देखने के लिए मिलेंगे। चलिए और ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑल रेप्टाइल पजेस स्केल। ओके, हैव 3 चैम्बर हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड। ओके, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में जो स्केल वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जो रेप्टाइल्स के आपके स्केल्स होते हैं, ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो इसकी की क्या करते हैं भी, आगे चल के अपनी स्किन को कास्ट करते हैं ना, स्केल्स को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी स्किन होती है वो कैसी होती है बच्चे? ड्राई एंड कोनिफाइड स्किन होती है। ठीक है, ड्राई एंड कोनिफाइड स्किन होगी। सो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पजिस स्केल है, तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा रेप्टाइल्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑल मैमल्स आर बीवी। नहीं, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, और वो एग्जांपल है आपका प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस। सो अगर हम बात करते हैं प्लेटिपस की, तो प्लेटिपस जो है ये क्या है भाई आपका? ये ओबीपेरस जो है। क्या है बेटा? ये ओबीपेरस है, एग लेइंग करते हैं। एंड पजेस डायफ्राम फॉर ब्रीथ। नो, यहाँ पे क्या होगा? एंड पजेस लंग्स। ओके, लंग्स फॉर ब्रीथ। तब ये क्या होता? सही होता। लेकिन यहाँ पे डायफर्म है, और इन्होंने कहा है कि सारे मैमल्स भी पेरस होते हैं, इसलिए गलत हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी है दैट ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन एंड हैव पोलर सेल। अगेन गलत है। देखिए सारे स्पॉन्जेस मरीन नहीं होते, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, और ये फ्रेश वाटर से आपसे पूछ भी लिया जाता है कभी कभी। डायरेक्ट पूछ जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा स्पॉन्ज है जो कि आपका फ्रेश वाटर में मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, स्पॉन्जेला आपका जो है फ्रेश वाटर में मिलने वाला स्पॉन्ज है। एनसीईआरटी से ही आपका ये क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का ही आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए है आपका आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है आपका व्हाइट सेल, ऑप्शन नंबर सी है आपका वाटर, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लेटलेट। तो फटाफट अपने आंसर को मार्क कर लीजिए। और बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद अभी तक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो बच्चों जिन्होंने भी यहाँ पर आंसर मार्क करा है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें बहुत बहुत बधाई भाई। यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं ब्लड की, सो ब्लड में आपको 55% प्लाज्मा मिलता है, और वहीं आपको जो है 45% क्या मिलते हैं? आपको ब्लड सेल्स मिलते हैं। ब्लड सेल्स कह दीजिए, ठीक है, या फिर आप फॉर्म एलिमेंट्स भी कह सकते हैं।
ओके, और हम देखते हैं प्लाज्मा की कंपोजिशन, तो प्लाज्मा में क्या है आपका 90 से लेके 92% तक क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका वाटर होगा। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, अदर डिजोल्व सब्सटेंस भी होंगे, ठीक है, जिसमें आपके प्रोटीन्स वगैरह हो जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल में क्या आता है आपका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये आते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि आपको ये बताना था बच्चों कि मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट क्या होगा, वाटर होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई है। इसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ब्लड में जो आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वे किसके अंदर आएंगे, तो वे प्लाज्मा के अंदर आएंगे। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर आप प्रोटीन्स पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे आप, एल्ब्यूमिन पढ़ेंगे, फिब्रिनोजन पढ़ेंगे और ग्लोब्यूलिन पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लोब्यूलिन भी पढ़ेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे एल्ब्यूमिन के बारे में कि सबसे ज्यादा आपसे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा सबसे ज्यादा अबेंडेंट कौन सा है, तो एल्ब्यूमिन आपका जो सबसे ज्यादा अबेंडेंट प्रोटीन है ब्लड में। और जो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट है, ठीक है बच्चों, और जो सेकंड अबेंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है तो वैसे तो ये तो पूछते हैं कि भाई बताइए कि ब्लड में जो है, ब्लड के में जो प्रोटीन है उसमें आपका मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है, तो बच्चे एल्ब्यूमिन कराते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए सेकंड कौन सा होगा, तब उस केस में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है ग्लोबुलिन की बात की जा रही है। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बट रिक्वायर पोलिनेटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए है आपका जीटोनोगैमी, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लिस्टोगैमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों आपका एपोगैमी, एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर जीनोगैमी। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, जीनोगैमी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर मार्क करा है ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। देखिए एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं, अलग अलग पॉलिनेशन पढ़ेंगे आप, पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो पॉलिनेशन में होता क्या है, पॉलिनेशन में होता है आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पॉलिनेशन होता है। अब आप पढ़ेंगे जैसे कि आप जी टोनोगेमी, तो जी टोनोगेमी में क्या होगा, ये जी टोनोगेमी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर जो है प्लांट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, पॉलिनेशन होगा किसमें, सेम प्लांट में। ठीक है, सेम प्लांट में क्या होगा, पोलिनेशन होगा। लेकिन फ्लोवर क्या रहेगा बच्चों, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंट फ्लोवर, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लोवर क्या है, डिफरेंट है। ओके, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू की, ऑप्शन नंबर टू है आपका क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी बच्चों जो क्या होती है आपकी, एक्चुअली क्लिस्टोगैमी आपकी एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है आपका, फ्लोवर ओपन नहीं होता मैच्योरिटी पर भी। ठीक है, फ्लोवर डू नॉट ओपन, डू नॉट ओपन एट मैच्योरिटी ऑल्सो। ठीक है, एट मैच्योरिटी टाइम ये ओपन नहीं होता। अब देखिए अगर ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, अगर ये ओपन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर ये ओपन नहीं हो तो ऑटोगेमी होगा, सही बात है। लेकिन यहाँ पे किसी पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे किसी पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जी टोनोगेमी में क्या है, प्लांट सेम है, फ्लोवर डिफरेंट है, तो यहाँ पे किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, पोलिनेटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि क्या करेगा, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को चूज करा है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं तो एपोगैमी बच्चों, एक्चुअल में एपोगैमी क्या होती है, एपोगैमी आपकी एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, तो आप क्या देखेंगे, दैट एपोगैमी इज अ कंडीशन इन विच डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है भाई, ये कंडीशन है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जिस बच्चे को लग रहा है कि थोड़ा सा कि सर धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वे थोड़ा सा वीडियो को तेज भी करके देख सकते हैं। ठीक है, सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन इस समय ये है कि देखिए एग्जाम भी आपका आने वाला है, तो जितना आप थोड़ा सा सही से चीज़ों को पढ़ेंगे ना, एमसीक्यूज को, जैसे यहाँ मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, अगर आप ये एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हैं तो इसका बहुत लाभ मिलेगा आपको। ओके, फिर इसके बाद है बच्चों जीनोगेमी। सो जीनोगेमी में क्या होता है, जीनोगेमी में जो है प्लांट भी डिफरेंट, प्लांट डिफरेंट रहता है। ठीक है, क्या रहता है यहाँ पर, प्लांट डिफरेंट रहता है। सो हमसे ऐसा कंडीशन पूछा गया था, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बट रिक्वायर पोलिनेटर। तो भाई जीटोनोगेमी ऐसी कंडीशन है, पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन सिमिलर है कहीं ना कहीं ऑटोगेमी की तरह, क्योंकि प्लांट क्या है, सेम है। सो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन ब्रायोफाइट। ओके, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट अकर थ्रू, ऑप्शन नंबर ए है आपका विंड, ऑप्शन नंबर बी है वाटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका बर्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका इंसेक्ट। बड़ा ये क्वेश्चन, ये काफी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका प्लांट किंगडम से ही बन जाता है, ये क्वेश्चन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से ही बन जाता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है भाई
ये आपका जो है 2 चैप्टर से बन जाएगा, ठीक है। अब वो चॉइस रहेगी एग्जामिनर की, वो इसे मान के चल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से दे रहा है, या फिर वो आपका कहाँ से दे रहा है, प्लांट किंगडम से दे रहा है। और ये काफी पूछा भी गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है आपका एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, ब्रायोफाइट की और टेरिडोफाइट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका मेल गैमेट ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है आपका, ध्यान रखना है आपको, वोटर के थ्रू, ठीक है, वोटर के थ्रू होता है। तो और भी आप चीजें ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एल्गी की, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की, हम बात करते हैं किसकी, टेरिडोफाइट की। सो आपकी एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में जो मेल गैमेट आपका ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है भाई, वोटर के थ्रू होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, जिम्नोस्पर्म की, तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है आपका, जिम्नोस्पर्म में जो है विंड के थ्रू क्या होता है, आप मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, विंड के थ्रू। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में आपको प्रॉपर पोलिनेशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन मेजोरिटी आपका जो पोलिनेशन होगा किसके थ्रू होगा, आपका मेजोरिटी इंसेक्ट के थ्रू होगा, या फिर आपका एनिमल्स के थ्रू होगा, या फिर विंड के थ्रू होगा, या फिर विंड के थ्रू होगा, ठीक है, मेजोरिटी केसेस में। ये चीज ध्यान रखनी है। और प्रॉपर पोलिनेशन आपको कहाँ मिलेगा, एंजियोस्पर्म में ही देखने मिलेगा। क्यों, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स कहाँ पर है भाई, एंजियोस्पर्म में है ना, तो फिर पोलिनेशन कहाँ होगा, एंजियोस्पर्म में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक है। आपके देखिए कमेंट सेक्शन बने ही इसलिए होता है कि आप अपनी बात को रख, कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आती, फॉर एग्जांपल मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो आपको कोई चैप्टर है जो कि लगता है सर टफ है, तो वो तक आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, हम बनाएंगे। इवन ऐसा कुछ लगा जरूरत पड़ी तो एक लिंक भी शेयर कर देंगे, ठीक है, जूम का एक लिंक शेयर कर देंगे, जो बच्चा आना चाहेगा वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि कुछ 4-5 बच्चे हों तो एक जूम क्लास आपकी कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। और कोई इसका कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, सो आपके सामने क्या दे रखा है, आपको करेक्ट अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, रेडी टेस्ट इज, ओके, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमस एंड बाज डेफरेंस। ऑप्शन नंबर बी है आपका, रेडी टेस्ट इज, बाज डेफरेंस, एपिडिडिमस एंड वासा एफ्रेंशिया। ऑप्शन नंबर सी है आपका, वास डेफरेंस, रेडी टेस्ट इज, बासा एफ्रेंशिया एंड एपिडिडाइमस। एंड ऑप्शन नंबर डी आपका, बाइस डेफरेंस, रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमस एंड वर्ना एफ्रेंशिया। आई होप आप लोगों ने आंसर अपना मार्क कर लिया होगा बच्चों अभी तक। ओके, जिन बच्चों ने मार्क करा है ऑप्शन नंबर ए, उनको बहुत बहुत बधाई कि ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। एक्चुअल में देखिए क्या है यहाँ पर, अगर आप पूरा प्रोसेस समझेंगे तो क्या होता है बच्चों, टेस्टीज है। टेस्टीज में आप क्या देखेंगे, आपको क्या मिलेंगे, टेस्टिकुलर लोब मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, टेस्टिकुलर लोब मिलेंगे। अब टेस्टिकुलर लोब होंगे आपके कितने, 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब होंगे, और हर टेस्टिकुलर लोब में आपको 3 के आसपास क्या मिल जाएंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिल जाएंगे, ठीक है, 2 से 3 सेमनीफेरस, हम 3 ही मान के चलते हैं, 3 क्या मिलेंगे आपको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। अब आगे चल के आप क्या देखोगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है ये कहाँ ओपन होंगे भाई, रेटी टेस्टिस में ओपन हो जाएंगे, ठीक है, किसमें ओपन हो जाएंगे, रेटी टेस्टिस में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, आपको चलता रहेगा। फिर रेटी टेस्ट के बाद क्या होगा आपका, ये कहाँ ओपन हो जाएंगे भाई, रेटी टेस्ट के बाद ये आपका बास एफरेंशिया में, फिर एपिडिडाइमस में, फिर आपका बास डेफरेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा चलता रहेगा। फिर बास डेफरेंस के बाद आपका इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा में क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी ओपनिंग हो जाएगी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये क्या था बच्चों, आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दीज एनिमल आर करेक्टली मैच विद द पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अगेन मैंने आपको पहले भी बोला था, मॉक टेस्ट में भी बोला था, जब मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट टेक्स्ट सीरीज में ये वाला चैप्टर, मैंने कहा था कि भाई एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, उसको अच्छे से कर लेना, अगर सवाल आता है चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 से, तो ये मान के चलो वो क्वेश्चन आपका टेबल से ही आता है, ठीक है। नीट में तो टेबल से ही आता है, और देख लेना कितनी बार वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका हाउस फ्लाई मस्का, मस्का ऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी है आपका ह्यूमन्स प्राइमेटा फैमिली। ऑप्शन नंबर सी है मैंगो मैंगीफेरा क्लास। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका वीट एस्टीबियम स्पाइसेस, सॉरी स्पाइसेस का नाम स्पीशीज। चलिए आप लोगों ने अपना आंसर मार्क करा। ओके, जिन बच्चों ने आंसर मार्क करा है ऑप्शन नंबर डी,
उनका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, वीट की अगर हम बात करते हैं, तो वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टीबियम। तो जो एस्टीबियम है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो स्पीशीज को ही इंडिकेट कर रहा है, और ये बात बिल्कुल सही लिखी है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए साहब कौन सा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए हम और ऑप्शंस को भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत था। क्यों? क्योंकि बात हो रही है हाउस फ्लाई की, ठीक है। तो हाउस फ्लाई की अगर हम बात करते हैं, तो हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होता है भाई, हाउस फ्लाई का ऑर्डर होता है आपका डिप्टेरा। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, डिप्टेरा, ना कि मुस्का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है अगेन। ठीक है, ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, तो ह्यूमंस की जो फैमिली होती है वो है, जो फैमिली है वो कौन सी है भाई, होमनीडिया फैमिली है, ठीक है, होमिनीडिया फैमिली हो जाएगा। ओके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मैंगो के लिए, अगेन ये भी क्या है, गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्लास के मैंगो की, तो मैंगो की जो क्लास है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी डाइकोटिलीडोन। ठीक है, डाइकोटिलीडोन हो जाएगी, ना कि मैंगीफेरा। मैंगीफेरा क्या हो गया यहाँ पर, जीनस हो गया। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगेन भाई ये टेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि भाई 2024 में यहाँ से तुम्हें सवाल दिखेगा ही दिखेगा इस टेबल से। ठीक है, तो अच्छे से रट लेना, समझ लेना, जो करना है कर लेना, पर इसे कर लेना, ठीक है। चलिए जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, डैश सीक्रेट ग्लूकागोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका लीवर, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका पेनक्रियास। और आप लोग इसके आंसर को मार्क कीजिए, बाकी बताता हूँ आपको। चलिए आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा आई होप। ओके। जिन बच्चों ने यहाँ पर मार्क करा है पैनक्रियास, तो बच्चों को बधाई हो, पैनक्रियास यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ठीक है। पैनक्रियास का एक वीडियो है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट का वीडियो है। उसमें पैनक्रियास के सारे जितने भी कंसेप्ट है ना, जो कि आपके नीट यूजी एग्जामिनेशन के लिए रिगार्डिंग है, वो सारे मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। और उस सीरीज का नाम है अंडर 5 मिनट, और वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो जिस बच्चे को पैनक्रियास में कंफ्यूजन होता है, जिस बच्चे को ब्लड क्लोटिंग में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो आज सारे लिंक मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उन्हें भी जाके देख लीजिएगा। 5 मिनट के अंदर सीख जाओगे पेनक्रियास क्या है, 5 मिनट के अंदर सीख जाओगे ब्लड क्लोटिंग क्या है, 5 मिनट के अंदर सीख जाओगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है। तो ऐसी ऐसे वीडियोस भी इस चैनल पे पड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको छानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी 100 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, तो ये सारे काम मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट वाले जो वीडियोस हैं उनके भी लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना किसी आपको कोई भी जरूरत है तो। ओके, तो बच्चे थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ग्लूकागोन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है। तो देखो बच्चों, पैनक्रियास जो है आपकी, अगर हम बात कर रहे हैं पैनक्रियास, तो पैनक्रियास क्या है आपकी, मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, कैसी ग्लैंड है भाई, मिक्स ग्लैंड है या फिर कंपोजिट ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन भी बिहेव करेगी, एंडोक्राइन भी बिहेव करेगी। सो अगर ये एंडोक्राइन बिहेव करेगी, तो इसमें 3 तरह के सेल मिलते हैं, ठीक है। 3 तरह के सेल मिलते हैं। अल्फा सेल मिलता है, जो कि क्या करेगा, जो कि ग्लूकागोन को सीक्रेट करेगा। और ग्लूकागोन का फंक्शन क्या होता है, यह ब्लड में, ये इंक्रीज करेगी ब्लड शुगर को, ठीक है, ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ऐसे ही हमारी पैनक्रियाज में अगर हम बात करते हैं, तो बीटा सेल्स भी होते हैं, और बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को कम करता है ना। इसलिए आपने देखा भी होगा कि शुगर के पेशेंट जो होते हैं उन्हें इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों, वो क्या कर रहा है, ब्लड में शुगर का लेवल कम कर रहा है। ऐसे होते हैं आपके अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल या फिर डी सेल जिसको बोलते हैं, ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो इनहिबिट करेगा पैनक्रियास के फंक्शन को। और इसके साथ साथ एफ सेल भी मिलते हैं, लेकिन एफ सेल का भी फंक्शन इतना कोई क्लियर कट है नहीं, ठीक है, अभी क्लियर कट उनका फंक्शन नहीं पता, मात्रा में भी ज्यादा नहीं होते। सो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रियास। इसके अलावा और ऑप्शंस को देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं थायराइड की, तो थायराइड जो है आपका हार्मोन, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, ये आपकी थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको हम लोग टेट्रा आइडोथायरोनिन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ ट्राई आइडोथायरोनिन T3 हार्मोन सीक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, तो अरे भाई पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। ये आपका ACTH भी सीक्रेट करती है, ये आपका FSH भी सीक्रेट करती है, ये आपका ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट कर रही है, ये LH भी कर रही है, ऑक्सीटोसिन भी कर रही है, मतलब बहुत सारे हार्मोन कर रही है। और वहीं लीवर की बात करते हैं, ओके, तो ध्यान रखिएगा लीवर भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे आपका हेप्सिडीन, आपका एंजियोटेंसिनोजन, इसके अलावा आपका सोमेटिमेडिन, ये सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था भाई, ये बता दो ग्लूकागोन कौन सीक्रेट कर रहा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैनक्रियास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ओके,
ऑप्शन नंबर ए है आपका लेपिस लूप, ऑप्शन नंबर बी है आपका मल्टी लोड 375, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉपर 7 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका LNG 20। सो टेक योर टाइम एंड मार्क द आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों ने मार्क करा होगा। सो जिन बच्चों ने यहाँ पर मार्क कर दिया है ऑप्शन नंबर डी, उनका आंसर क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपकी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। ठीक है बच्चों, कौन सी है ये आपकी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। और वही है और चलिए और ऑप्शंस भी देखते हैं। ओके, लेपिस लूप की बात करते हैं तो लेपिस लूप जो है ये कैसी है आपकी, ये है आपकी नॉन मेडिकेटेड आईओडी। कैसी आईओडी है भैया, नॉन मेडिकेटेड आईओडी है। वही मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 या फिर आपकी कॉपर 7 क्या है आपकी, ये आपकी कॉपर 7 ये क्या होगी आपकी कॉपर रिलीजिंग आईओडी हो गई। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी हो गई। और आपसे सवाल में पूछा जा रहा था कि आपको कौन सी बताई थी, हार्मोन रिलीजिंग। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा आपका, अगेन सही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अगला है आपका द इम्परफेक्ट फंगाई डेट आर डिकम्पोज ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंगिंग टू। ऑप्शन नंबर ए है बेसिडियोमाइसिट्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका ड्यूटेरोमाइसिट्स, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों आपका एस्कोमाइसिट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका फाइकोमाइसिट्स। काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है, और आप कह सकते हैं टॉपिक फंगाई से काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ओके, आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया हो अब तक। तो चलिए बच्चों, जिन बच्चों ने मार्क करा है ऑप्शन नंबर बी को, उनका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसकी बात कर रही जा रही है यहाँ पर, ड्यूटेरोमाइसिट्स की बात की जा रही है। देखिए ड्यूटेरोमाइसिट्स को हम लोग इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं। अब भाई इम्परफेक्ट फंगाई हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको एसेक्सुअल फेज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एसेक्सुअल या फिर आपको वेजिटेटिव फेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर सेक्सुअल फेस देखने के लिए नहीं मिलता। नो सेक्सुअल फेस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिट्स। और वहीं अगर हम बात करते हैं और ऑप्शंस की, जैसे हम लोग बात करते हैं बेसिडियोमाइसिट्स की, तो बेसिडियोमाइसिट्स को क्लब फंगाई या फिर हम लोग ब्रैकेट फंगाई भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ड्यूटेरोमाइसिट्स तो आप कह रहे हैं ना इम्परफेक्ट फंगाई, तो वैसे ही आप बेसिडियोमाइसिट्स को क्या कहेंगे, क्लब फंगाई या फिर ब्रैकेट फंगाई। ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है, एस्कोमाइसिट्स। क्यों, एस्कोमाइसिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सैक फंगाई। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स को हम लोग कहते हैं आपका एल्गल फंगाई। ठीक है, एल्गल फंगाई हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाता है, यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। ओके, तो आपको बताना है कि भाई जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ठीक है, आपने पूरा पढ़ा हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। सो उसमें जो है सस्पेंडेड सॉलिड्स जो रिमूव होते हैं, वो आपके कौन से ट्रीटमेंट में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर बी है स्लश ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर सी है टर्शियरी ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो टेक योर टाइम एंड स्टॉप द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे मार्क करा है प्राइमरी, तो क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही रहेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं यहाँ से रिमूव करे जाते हैं। ये क्या करे जाते हैं आपके यहाँ से रिमूव करे जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप क्या देखोगे यहाँ से, क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, रिमूवल ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, किस चीज का रिमूवल होगा भाई, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होंगे यहाँ से रिमूव होंगे। और साथ साथ आपके इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड बेबी क्या होंगे आपके, रिमूव होंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ सॉलिड्स वगैरह जो है आपके, मान लीजिए क्या हुआ है प्राइमरी ट्रीटमेंट में रह गए, ठीक है, मतलब पूरा नहीं निकल पाया, थोड़ा बहुत जो रह गया है, तो वो क्या होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पूरा पूरा निकल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ जो भी आपके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वे तो रिमूव होंगे। और फिर बात करते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, टर्शियरी ट्रीटमेंट में आपका इलेमिनेट कर दिए जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इसमें होता है एलिमिनेट नॉन डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल
पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज योर राइट। फिर इसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और एक काम करना आप लोग, जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उससे एक दो दिन पहले ना ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को देख लेना, वरना मैं सारे क्वेश्चंस को मर्ज करके एक आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, दीज ऑप्शन गिवन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन, फिर इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबलेज, फिर क्रॉसओवर, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। बी है आपका कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। ऑप्शन नंबर सी है कंडेंसेशन। देन आपका क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन एंड सेग्रीगेशन एट टीलोफेज। तो फटाफट अपने बच्चों आंसर को यहाँ पर मार्क करिए। आई होप आप लोगों ने अभी तक पढ़ के आंसर को मार्क करा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर है आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सारे फेसेस देखते चलिएगा। सबसे पहले क्या है आपका कंडेंसेशन। सो माइटोसिस में कंडेंसेशन कौन से फेस में होगा भाई, कंडेंसेशन होगा प्रोफेस में, ठीक है। कौन से फेस में हो जाएगा, प्रोफेस में हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा आपका, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस असेंबली। इसका मतलब ये सब कहाँ होता है, प्रोफेस के एंड में, ठीक है। प्रोफेस के एंड फेज में क्या होगा, आपका ये वाला स्टेप होगा। फिर इसके बाद क्या होगा आपका अरेंजमेंट एट इक्वेटर। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे, तो क्रोमोसोम इक्वेटर पर किस कहाँ कौन से फेज में अरेंज होंगे, ये होंगे आपके मेटाफेज में। चलिए, फिर इसके बाद क्या है आपका सेंट्रोमियर डिवीजन। तो ये कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा आपका एनाफेज में। किसमें हो जाएगा भाई, एनाफेज में। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन किसमें होगा भाई, ये भी आपका एना में होगा, है ना, एनाफेज में ही होगा। पहले क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवीजन होगा, फिर उसके बाद क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। और सबसे लास्ट फेस कौन सा होता है भाई, सबसे लास्ट फेस होता है टीलोफेस। सो इसलिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर आपको ये सारे फेसेस पता थे, जैसे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, तो भी आप इस क्वेश्चन को काफी क्विकली कर सकते थे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इंटरफेरोन आर सीक्रेटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए है आपका लीवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका लिम्फोसाइट्स। सो फटाफट सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने आंसर को मार्क करेंगे। और जिन बच्चों ने मार्क करा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उनका क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा। एक्चुअल में इंटरफेरोन की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरफेरोन है क्या। सो देखिए, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं कि मान लीजिए, जो आप क्या करा, वायरस ने कोई सेल इन्फेक्ट करा, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं आपका प्रोटीन, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपको प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई सेल है, वो उस पर क्या हुआ, वायरस वगैरह ने क्या करा, उसको इन्फेक्ट करा, तो वो एक प्रोटीन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और ये प्रोटीन क्या करेगा बच्चों, ये प्रोटीन प्रोटेक्ट करेगा नॉन इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। प्रोटेक्ट करेगा किसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इंटरफेरोन का यही मतलब होता है। आप कह सकते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल इज कॉल्ड इंटरफेरोन। सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए, फिर इसके बाद देखते हैं। ओके, इसके बाद है आपका पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और मार्क करना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है आपका सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूरेसिल इज अ पिरामिडिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। सो टेक योर टाइम एंड मार्क द आंसर। ओके, आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा अभी तक। तो चलिए, मैं फटाफट इसका आंसर बता देता हूँ बच्चों। इसका जो आंसर रहेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है। चलिए, एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर, ओके, ऑप्शन नंबर ए की, तो ये स्टेटमेंट जो आपको दिया है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। कैसी स्टेटमेंट है भाई, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड है, ठीक है। डाइसैकेराइड है मतलब, देखिए, अगर एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल है, ठीक है, अगर आपका
एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल है, इस तरीके से समझिएगा, एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल है, अगर वो बाइंड कर रहा है किसके साथ, फ्रुक्टोज के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है, फ्रुक्टोज के साथ बाइंड कर रहा है, एक मोल, एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मोलिक्यूल फ्रुक्टोज का बाइंड कर रहा है किसके थ्रू, ईथर बॉन्ड के थ्रू, तब क्या बनेगा आपका, सुक्रोज बन जाएगा, ठीक है, और सुक्रोज क्या होता है, डाइसैक्राइड होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करते हैं तो ये भी कैसी स्टेटमेंट है, ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, देखिए अगर हम बात करते हैं थाइमीन की, अगर हम बात करते हैं यूरेसिल की, अगर हम बात करते हैं साइटोसिन की, ठीक है, आप शॉर्ट में कट भी बोल देते हैं उसमें, है ना, तो ये सब के, तो ये सब क्या है, ये हैं आपके पिरिमिडीन्स, क्या है आपके पिरिमिडीन्स, ठीक है, कट सी यू टी क्या हो जाएगा आपका पिरिमिडिन। और वहीं अगर आपसे पूछ जाएगा प्यूरिन, प्यूरिन का क्या होगा आपका एजी, एजी प्यूरिन्स, है ना, प्यूरिन्स हो जाएंगे। चलिए, फिर देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, इनकरेक्ट। अब मैंने इसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों कहा, मैंने इसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसलिए कहा है क्योंकि ग्लाइसिन की अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं दैट ग्लाइसिन इज अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड एंड डिवोइड सल्फर कंटेन, मतलब इसमें सल्फर नहीं होता, ठीक है, सल्फर नहीं होता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, तो यार बिल्कुल सही है, जो सेलुलोज है वो पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, क्या है, पॉलीसैकेराइड है। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि आप क्या देंगे, जो सेलुलोज है तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पे काफी सारे आपके क्या होंगे, ग्लूकोज होंगे, ठीक है, काफी काफी सारे क्या होंगे, ग्लूकोज होंगे, ठीक है, तो उनसे यहाँ क्या बना है आगे चलकर आपका, क्या बना है आपका, सेलुलोज बना है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ विद मैनी ग्लूकोज मोनोसेक्राइड यूनिट मोस्ट अबेंडेंट पॉली, और साथ साथ एक चीज को ध्यान रखना सेलुलोज के बारे में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेट ये बताइएगा मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेक्राइड, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सो मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेक्राइड में क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेलुलोज, सो मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेक्राइड इन वर्ल्ड, तो आपका आंसर सेलुलोज रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपने कितने सारे कंसेप्ट सीख लिए क्वेश्चन में, है ना। सो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को मार्क करा था उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ओके, in a phenotype of 100 individuals, 360 people belonging to the genotype capital A, 480 are belonging to capital A small a, and the remaining 162 small a. Based on these data, what is the frequency of allele A in the population? ऑप्शन नंबर ए है आपका 0.2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 0.5, ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.4 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर 0.6। चलिए, तो अभी तक क्वेश्चन को पढ़ के इतना तो आप समझ गए हो कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये कौन से चैप्टर से आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका चैप्टर इवोल्यूशन से, और इवोल्यूशन में आपने एक पढ़ी होगी हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, वहां से सवाल है, ठीक है, ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन से सवाल है। तो चलिए फटाफट अपने आंसर को मार्क कीजिए, उसके बाद चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसका मैं डायरेक्ट अभी आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को भी ये आपको कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो मेरे को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हार्डी विंगवर इक्वेशन की, तो आपको पता ही होगा क्या इक्वेशन होती है भाई हार्डी विंगवर की। हार्डी विंगवर से आपकी इक्वेशन क्या थी, ये थी आपकी पी स्क्वायर प्लस 2 PQ प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, वैसी इक्वेशन है जैसे आप बचपन में पढ़ते हैं ये स्क्वायर प्लस, है ना, इस तरीके से पढ़ा होगा ना आपने इक्वेशन। हाँ तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो यहाँ पे पी किस चीज को इंडिकेट करेगा, ठीक है, पी की चीज को इंडिकेट करेगा। सो पी इंडिकेट करेगा यहाँ पर किसको, होमोजाइगस जीनोटाइप विद विद कैपिटल ए, ठीक है, होमोजाइगस को इंडिकेट करेगा जिनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए। और वहीं आपका 2 पी किस चीज को इंडिकेट करेगा, यहाँ पर उसको इंडिकेट करेगा जिनको जिनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल ए स्मॉल ए। और यहाँ पे की आपका क्यू की चीज को इंडिकेट करेगा, ये आपका उस लो को इंडिकेट करेगा, उन्हें इंडिकेट करेगा जिनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। ओके, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, ठीक है, एलील ए की फ्रीक्वेंसी। चलिए मैं इस कह रहा हूँ कि भाई ये क्या है आपका होमोजाइगस जीनोटाइप जिसका क्या है, कैपिटल है, और ये मैं कह रहा हूँ ये क्या हो गया आपका जीनोटाइप जिसका वो क्या रहेगा, कैपिटल है स्मॉल है, और यहाँ पे जो है जीनोटाइप क्या रहेगा, स्मॉल है। ओके, और हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी दे रखी है भाई हमें, 100, 100 नहीं शायद, 100 इंडिविजुअल नहीं, 100 नहीं होगा, ये होगा 1000, ठीक है, क्या होगा, ये होगा 1000। ओके, सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होंगे आपके,
ये होंगे आपके 1000, ठीक है, 1000 है, ऊपर सही कर लेना क्वेश्चन में। ओके, 1000 इंडिविजुअल है। ओके, 360 बिलोंग टू अ जीनोटाइप कैपिटल है, ठीक है भाई। जिसमें कि 360 जो है वे किससे बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए। सो मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि इसको मैं इससे भी इंडिकेट कर सकता हूँ, है ना, पी स्क्वायर 360। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, अब मेरे को पी चाहिए, अभी कैसा होगा भाई। सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग। कितना हो जाएगा आपका 360/1000, ठीक है, 360 बाई क्या हो जाएगा भाई आपका ये 1000 हो जाएगा, ठीक है, 360/1000 हो जाएगा। 360 क्या हो गया भाई आपके, यहाँ पे इंडिविजुअल हो गए जिनका जीनोटाइप क्या था आपका, कैपिटल है, और 1000 क्या हो गया यहाँ पर पॉपुलेशन हो गई। चलिए इसको आप स्लोप सॉल्व करके देखिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, पी स्क्वायर आ जाएगा आपका 0.36, है ना, 0.36। अब मुझे ये पी पी स्क्वायर से क्या करना है, इसको स्क्वायर को हटाना है, तो अब कितना हो जाएगा आंसर, ये 0.6। तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा था कि आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है किसकी, एलील ए की बतानी है, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी बतानी होती है किसकी, ए की, तो आपका आंसर क्या आता भाई, तब आपका आता 0.36। लेकिन आपको किसकी बतानी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए की बतानी है, कैपिटल ए की, तब आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0.6। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान रख लेना, जो पॉपुलेशन होगी 1000 रही होगी। और इसी क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अगर बने तो। और वैसे पीवाईक्यू में अगर देखोगे तो प्रीवियस ईयर में तो बन रखा है यहाँ से क्वेश्चन, आई होप कि मे भी बन जाए, ठीक है। वैसे चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को इस बार कि इस तरह कोई न्यूमेरिकल दें, लेकिन फिर भी हमें सारी तैयार करके रखना है। Okay, now the question is question number 15. Which of the following is not involved in the process of ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर बी है आपका डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रमोटर रीजन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका टर्मिनेटर रीजन। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है कौन इन्वॉल्व नहीं होता। तो फटाफट क्वेश्चन को समझिए, आंसर को मार्क कर लीजिएगा। आई होप आप लोग कर चुके होंगे अभी तक। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा। सो ध्यान रखेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पॉलीमरेज आपका इन्वॉल्व नहीं होता। और ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये क्या प्रोसेस है ना, वो कुछ बच्चे ऐसे होंगे शायद जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में ना पता हो, या जो हो सकता है कि इस दिन का इस चैप्टर में रुचि ना हो, जिनका इंटरेस्ट ना हो इस चैप्टर में, तो उन बच्चों के लिए मैं ट्रांसक्रिप्शन बताता हूँ। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन आपकी प्रोसेस होती है इन, आप कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच information in a strand of DNA is copy into the new molecule of messenger RNA। ठीक है, वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का होता है। सो ध्यान रखेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो है आपका जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है भाई, वो होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर नहीं होता, प्रमोटर रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगेन क्वेश्चन देखिए, अगला अगला क्वेश्चन है आपका, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दीज रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए है आपका लिपिड आर अरेंज इन बाइलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड द इनर पार्ट। ऑप्शन नंबर बी है आपका सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोटीन मेक अप टू 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए फटाफट आंसर को मार्क कर लीजिएगा आप लोग। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर को मार्क कर लिया होगा। और यहाँ पर जिन बच्चों ने आंसर मार्क करा है ऑप्शन नंबर सी, उनका क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को मार्क करा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, ठीक है, सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं जो जो गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है लिपिड आर अरेंज इन बाय लेयर। ये बात तो सही है भाई, लिपिड जो है वे दो लेयर में अरेंज होते हैं, तो हम इससे क्या है, लिपिड आर अरेंज इन बाय लेयर विथ पोलर हेड ऑन द इनर पार्ट। नहीं, पोलर हेड जो है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। पोलर हेड कहाँ पर होता है, आउटसाइड होता है। अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं आपके सामने सेल मेम्ब्रेन का, तो कुछ इस तरीके से होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है भाई, पोलर हेड जो है वो क्या है आपका बाहर की तरफ है, ठीक है। पोलर हेड क्या है आपका बाहर की साइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, एनसीईआरटी का एग्जांपल है।
एनसीईआरटी आपको बता भी रही है क्या है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा करेक्ट है, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका, प्रोटीन मेक अप टू 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नहीं, अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन आपका अबाउट 50% ऑफ सेल मेम्ब्रेन बना सकता है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा, ठीक है, लेकिन 60 to 70% तक नहीं जा पाता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। सो आपको यहाँ पे देख रहे हैं एक ही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, और वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मोर्फोलॉजी से क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए है आपका, न्यूमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर बी है आपका, एडवेंटिशियस रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप गेट swollen टू स्टोर फूड। ऑप्शन नंबर सी है आपका, द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रूट। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका, इन मेज ड्रॉप रूट कम आउट ऑफ द फ्लोवर नोड्स ऑफ स्टेम। तो फटाफट अपने आंसर को मार्क कर लीजिए भाई। बच्चों ने मार्क करा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उनका क्या रहेगा यहाँ पर आंसर, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। सो न्यूमेटोफोर्स जो है वे किस चीज में हेल्प करते हैं, वे हेल्प करते हैं टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। चलिए, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसलिए गलत रहेगा क्योंकि यहाँ पे आप अगर बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पे आपको किसका एग्जाम्पल दे रखा है, आपको यहाँ पे कैरेट का और टर्निप का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। सो जो कैरेट और टर्निप एक्चुअल में भी क्या है आपका, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, ठीक है, क्या है आपका, कैरेट और टर्निप जो है ये क्या है आपके, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, ठीक है, टैप रूट के क्या है, मॉडिफिकेशन है, ना कि आपका एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है, तो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू फॉर्मेशन सेकेंडरी रूट। नहीं, अगर हम बात करते हैं किसकी, रेडिकल की, सो रेडिकल से मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट सीरीज वाले लेक्चर देखे होंगे, तो रेडिकल से क्या अराइज होता है भाई, रूट सिस्टम अराइज होता है। और लूम्यूल से, या फिर बहुत से लोग लूम्यूल बोलते हैं, बहुत से लोग लूम्यूल बोलते हैं, उससे क्या होता है, रूट सिस्टम अराइज होता है। सो देखिए, रेडिकल से क्या अराइज होगा, रूट सिस्टम अराइज होगा, मतलब कौन से रूट अराइज होंगे यहाँ से, प्राइमरी रूट अराइज होंगे। एंड ऑप्शन नंबर फोर है आपका, इन मेज प्रोप रूट कम आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। अगेन ये भी क्या है, गलत। क्यों गलत है, देखिए, अगर हम बात करते हैं मेज में, तो मेज में कौन सी रूट मिलती है, पहली बात, मेज में आपको मिलती है स्टिल्ट रूट। कौन सी रूट मिलेंगी, स्टिल्ट रूट मिलेंगी, और स्टिल्ट रूट जो है वे क्या होंगी आपकी, वे लोअर नोड्स आएंगी। मान लो कि ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्या होंगी आपकी, ये आ जाएंगे स्टिल्ट रूट। और आपको जो है ये स्टिल्ट रूट कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है, मेज के अलावा आपको मेज में मिल जाएगी, इसके साथ साथ आपको किस में मिलेगी, शुगर केन में भी देखने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलेगी भाई, शुगर केन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मेज में क्या है आपका, फ्रूट है। अच्छा, और क्रॉप रूट का भी एग्जांपल ध्यान रख लेना भाई। क्रॉप रूट क्या है, क्रॉप रूट में आपका आ जाएगा जैसे बेनियन ट्री है ना, वेनियन ट्री। सो वेनियन ट्री में आप क्या देखते हो, आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको क्या करते हैं बच्चों, सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, ट्री को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। Okay, now question number 18, and question number 18 say in hybridization experiment conducted by Mendel, what is the correct sequence of step he follow? आपको दे रखा है बैगिंग, पोलिनेशन, इमैस्कुलेशन, रीबैगिंग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ सीड्स। ओके, तो इन सारे क्या करेंगे, ये जो विद स्टेप है हम नंबर दे लेंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब आपको इन्हें क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो फटाफट बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तुमको वीडियो रोकना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो रोकना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। सो अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे भाई, कि क्या होता है पहला स्टेप। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है, देखो क्या स्टेप होता है, सबसे पहला होता है सिलेक्शन पेरेंट्स, ठीक है, मतलब आपको पेरेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस तरह के आपके डिजायर कैरेक्टर हैं, ठीक है, आपके क्या क्या कैरेक्टर चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विच वाज सेलेक्टेड एज अ फीमेल पेरेंट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। फिर इसके बाद आप क्या होगा आपका, बैगिंग होगा। बैगिंग क्या होता है आपका, आप क्या देंगे, कवरिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लावर विद अ बैग टू प्रिवेंट कॉम्बिनेशन विद अनवांटेड पॉलिन्स। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे, क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्रॉस पोलिनेशन मतलब क्या होता है, कि जो भी आपके डिजायर वाला पोलिन है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे स्टिग्मा पर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा आपका, रीबैगिंग।
रीबाइंग का मतलब क्या होगा कि आप दोबारा क्या करेंगे, जो इमेस्कुलेटेड फ्लोवर है उसको क्या करेंगे, आप दोबारा कवर करेंगे ताकि किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो पाए, और फाइनली क्या करेंगे, आप लोग अपने सीड को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स को देखेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। पहला स्टेप क्या, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ओके, नंबर 5 ओके यहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन से आप लोग डील करेंगे और सोल्व करके आएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। ओके, और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक। ऑप्शन नंबर ए है आपका शीप ट्यूब ओनली, ऑप्शन नंबर बी है कंपेनियन सेल ओनली, ऑप्शन नंबर सी है आपका एल्ब्यूमिनस सेल एंड शीप सेल, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका बोथ शीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो अगेन योर टाइम, तो क्या अपना समय लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पे डी मार्क करा है बेटा, उनका आंसर सही रहेगा। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। टाइडोफाइट की बात भी करूंगा, जिम्नोस्पर्म की भी करूंगा। तो पहले जिम्नोस्पर्म की कर लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में आप क्या देखोगे बच्चों, कि जिम्नोस्पर्म वाले केस में आपको शीप सेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, शीप सेल, बहुत से लोग शाइप सेल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको शीप सेल आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको शीप ट्यूब भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सॉरी, शीप ट्यूब क्या रहेंगे, आपके एब्सेंट रहेंगे। और आपके जो कंपेनियन सेल है ना, कंपेनियन सेल ये भी क्या रहेंगे, आपके एब्सेंट रहेंगे। किस केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में। और वहीं अगर हम बात करते हैं टाइडोफाइट्स में, टाइडोफाइट कंडीशन भी और जान लीजिएगा। तो टेरिडोफाइट में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर भाई शीप सेल्स क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का भी ध्यान रख लेना भाई, जिम्नोस्पर्म का भी ध्यान रख लेना। और ये पूछ लिए जाते हैं आपसे कई बार। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों का आया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका अगला। कार्डियक मसल इज मेड अप ऑफ ब्रांच फाइबर डेट आर। ऑप्शन नंबर ए है आपका नॉन स्ट्रिएटेड अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है स्टेटेड एंड नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी है आपका नॉन स्टेटेड एंड नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टेटेड एंड अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। सो इस इजी से क्वेश्चन को फटाफट आप लोग मार्क कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने अभी तक आंसर को मार्क करा होगा। ओके, तो इसमें जिस भी बच्चे ने आंसर मार्क करा है ऑप्शन नंबर बी, उनका क्या रहेगा, सही रहेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, स्ट्रिएशन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, स्ट्रिएशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर आपको स्ट्रिएशन देखने के लिए मिल जाती है। और साथ साथ ये कैसे होते हैं, ये आपके इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल, हार्ट मसल्स को आप कंट्रोल तो कर नहीं रहे, अपने आप भी क्या कर रहे हैं, आपके इनवॉलेंट्री, मतलब अपने आप ही चल रहे हैं। ठीक है, आपका कोई इसमें कोई ऐसा खास योगदान नहीं है। ओके, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ब्रांच्ड होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेटेड में अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रेटेड आपको किस किस में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके कार्डियक होते हैं, इनमें आपको स्ट्रेशन देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा भाई वॉलेंट्री कौन से हैं, आपके वॉलेंट्री तो केवल कौन से होंगे, आपके स्केलेटल मसल ही क्या होंगे, आपके वॉलेंट्री होंगे। बस ये ध्यान रखना, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज। ऑप्शन नंबर ए है रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्विन साइकिल, ऑप्शन नंबर सी है आपका फोटो रेस्पिरेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्लाइकोलाइसिस। तो फटाफट सारे बच्चे क्या करेंगे, आंसर उसको मार्क कर लेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। और जिन बच्चों ने यहाँ पर मार्क करा है फोटो रेस्पिरेशन, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये केवल और केवल किस में टेक प्लेस करेगी, ये आपका C3 प्लांट्स में टेक प्लेस करती है। ठीक है, C3 प्लांट में क्या करेगी, ये टेक प्लेस करेगी। और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, एब्सेंट होगी, मतलब ठीक है, C4 प्लांट्स में क्या होगी आपकी, ये एब्सेंट हो गया। तो इसलिए कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन में एक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। ये चीज को ध्यान रखना है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है थॉमस एक्वाटिकस, ऑप्शन नंबर बी है आपका थायोबैसिलस फेरो ऑक्सीडेंस, ऑप्शन नंबर सी है आपका बैसिलस सब्टिलिस, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका स्यूडोमोनास सब्टिलिस।
तो बच्चों फटाफट आंसर को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर मार्क करा है अपना ऑप्शन नंबर ए, उनका क्या रहेगा यहाँ पर सही रहेगा। और ये भी क्या है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पहले जो करा आपने वो भी रिपीटेड है, मतलब ये आज की जो सीरीज है ना, इसमें मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो ज्यादा रिपीट होते हैं। चलिए, तो थर्मस एक्वा क्या रहेगा यहाँ पर, थर्मस एक्वाटिकस यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। देखिए थर्मस एक्वाटिकस की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या देखोगे कि ये जो है आपका कैसा है, ठीक है। ये आया है आपका हीट रेजिस्टेंस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको पीसीआर में यूज करा जाता है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस वजह से इसको यूज करा जाता है। और ये आपका कह सकते हैं दैट इज दैट दिस प्रॉपर्टी यूज इन पीसीआर विच रिक्वायर विच, और ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर लेगा, स्टैंड कर जाएगा। क्योंकि क्या है, ये हीट रेजिस्टेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। चलिए मैं इस बात को लिख के देता हूँ यहाँ पर, है ना। हीट रेजिस्टेंस पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको कहाँ यूज करते हैं भाई, इसे पीसीआर प्रोसेस में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 23 से, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर caused mainly by the cigarette smoking। ऑप्शन नंबर ए है रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, ऑप्शन नंबर बी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर सी है अस्थमा एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका एम्फाइसेमा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से देख के आंसर आ गया होगा। तो और चलिए, जिन बच्चों ने मार्क करा है तो उन्हें बता दें कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी अगर आपने मार्क करा है तब आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। अदरवाइज क्या है, अगर आपने कुछ और मार्क करा है तब आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग का जो केस है, इसमें क्या है, इस कंडीशन को आप लोग क्या कहेंगे, एम्फाइसीमा कहेंगे। और एम्फाइसीमा में क्या होता है बच्चों, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं क्या होता है जो कि चेन स्मोकर टाइप होते हैं ना, जिनका पूरे दिन सुट्टे 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 चल रहे हैं, क्या होगा बच्चे, उनकी एल्वियोलाई वॉल क्या हो जाएगी, एक समय के बाद डैमेज हो जाएगी, ठीक है। एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी ड्यू टू विच, और जब एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो एल्वियोलाई वॉल यहाँ पे क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसलिए कहते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। अगर आप में से कोई करता है तो भाई छोड़ दो। और शायद कोई बोल भी रहा होगा अभी, है ना, वीडियो को देखते हैं, मास्टर साहब क्वेश्चंस कराओ, ज्ञान मत दो, ठीक है बेटा, लेकिन नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस, इंजीरियस टू हेल्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वैसे भी आप लोग डॉक्टर हो, है ना, आपको तो ये चीजें को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है गिबरेलिन, ऑप्शन नंबर सी है इथाइलिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एब्सिसिक एसिड। तो देखिए बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो कि आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं इनकी फंक्शन वगैरह। तो फटाफट आप लोग भी अपने आंसर को मार्क कीजिए, और मेरे को लग रहा है शायद अब तक आंसर आपके मार्क हो गए होंगे। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर मार्क करा है एब्सिसिक एसिड, उनका आंसर क्या रहेगा आपका, सही रहेगा, ठीक है, उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस के आधार पर मैं बता रहा था। वहीं अगर ऑक्सिन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सिन का क्या फंक्शन है भाई, ये प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को। क्या करता है ये, प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को। इसके साथ साथ आपका प्लांट एलोंगेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, प्लांट एलोंगेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और वहीं इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, गिबरेलिन। अगर बात करते हैं गिबरेलिन की, तो गिबरेलिन क्या करता है बच्चे, सीड डोरमेसी को एंड करता है, ईड, सॉरी ईड कह रहा हूँ, एंड सीड डोरमेसी, सीड डोरमेंसी या सीड डोरमेसी। इसके साथ साथ ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। प्रमोट किसको करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। और इंक्रीज करता है फ्रूट साइज को, ठीक है, फ्रूट साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो आपका इथाइलिन है, इथाइलिन का मेन रोल किस चीज में होता है, मेन फंक्शन क्या होता है इसका, राइपन फ्रूट, राइपन फ्रूट एंड अचीव सेनीसेंस, एंड अचीव सेनीसेंस। सो इनके फंक्शन होते हैं। सो यहाँ पर आप जिन बच्चों ने मार्क करा था ऑप्शन नंबर डी, उनका क्या था, करेक्ट आंसर था। और बाकियों ने अगर कुछ और कराया तो भाई आपका आंसर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन अ प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए है एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट कट, ऑप्शन नंबर बी है आपका एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट कट, ऑप्शन नंबर
सी है बच्चों आपका यहाँ पर ऑफ प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन इंसेक्ट कट, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका एक्शन ऑफ कट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फटाफट सारे बच्चे अपने आंसर को मार्क करेंगे, और जिन बच्चे ने मार्क करा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को, उनका क्या रहेगा, सही रहेगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका प्लांट, ओके, यहाँ पे जो आपका प्रोटॉक्सिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इनएक्टिव से एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या देखेंगे कि जो एल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है, इंसेक्ट के गट का, ठीक है, तो इंसेक्ट के गट का क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, जिसके कारण जो है ये आपका एक एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करता है कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके उनके आप कह सकते हैं कि उनके थ्रोट में, ठीक है, उनके थ्रोट में क्या करेगा बच्चे, उनके थ्रोट में पंचिंग कर देगा, या फिर मैं कह सकता हूँ होल करेगा उनके गट्स में, ठीक है। उनके गट में क्या कर देगा, उनके गट सेल में क्या कर देगा बच्चों, ये होल्स कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका इन ओके, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट व्हेन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए है आपका लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है आपका मेथनॉल, ऑप्शन नंबर सी है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड ऑप्शन नंबर डी है बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए अपना टाइम ले लीजिएगा और इस सवाल को कर लीजिए, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों ने अभी तक इस सवाल को कर लिया होगा। जिन बच्चों का यहाँ पर आंसर आया इथानॉल, वो क्या रहेगा, सही रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, आपने चैप्टर पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन प्लांट्स, तो रेस्पिरेशन प्लांट्स ये है। और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस की बात की जा रही है बच्चों, यहाँ पर एल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात की जा रही है। कौन सी प्रोसेस की बात की जा रही है यहाँ पर, एल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस दे रखा है आपको एनसीईआरटी में। तो वहां से ये क्या है, आपका सवाल बन गया है। सो एक्चुअल में क्या होता है आपका, देखिए भाई, जो आपका पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, आपका एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में चेंज होगा। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, जो वहाँ पर एसिड एल्डिहाइड बना है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा किस में, एल्कोहल में, ठीक है। मतलब दो स्टेप प्रोसेस है, इसलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर जो पायरुविक एसिड होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, आपका ये एसिड एल्डिहाइड में, और आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा वो कौन सा एंजाइम रहेगा, डी कार्बोक्सिलेट एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेट एंजाइम। और जो आपका सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे जो एसिड एल्डिहाइड बना है, ठीक है, ये जो आपका एसिड एल्डिहाइड बना है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट नहीं कहना चाहिए, मेरे को कहना चाहिए रिड्यूस हो जाएगा, है ना, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, आपका एल्कोहल में हो जाएगा। और यहाँ पे एंजाइम क्या रहेगा, एंजाइम रहेगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो चलिए मैं एंजाइम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। सो यहाँ पे जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर इथेनॉल बन जाएगा। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है द फॉर्मूला फॉर द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज, ऑप्शन नंबर ए आपका डी एन अपॉन आर एन इक्वल टू डी टी, ऑप्शन नंबर बी है आपका डी टी अपॉन डी एन इक्वल टू आर एन, ऑप्शन नंबर सी आपका डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका आर एन, ओके, आर एन अपॉन डी एन इक्वल टू डी टी। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आती होगी तो आप क्या करोगे, फटाफट आंसर को मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मूला बताइएगा एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। सो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। जहाँ पर यहाँ पर, और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आर जो है किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यहाँ पर आर इंडिकेट करता है आपका इंट्रेंसिक रेट को। किसको इंडिकेट करता है भाई, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ को, या नेचुरल इंक्रीज को। और वहीं अगर हम बात करते हैं एन की चीज को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, एन इंडिकेट कर रहा है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन डेंसिटी को। और यहीं अगर मैं इसका आपके सामने ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, तो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। जो आप देखोगे कि एक्सपोनेंशियल का जो कर्व आएगा वो किस तरीके का आएगा, इस तरह का कर्व आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो कर्व है कैसा होता है, वो होता है आपका जे शेप कर्व, ठीक है। वो कैसा होता है, वो होता है जे शेप कर्व। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, एट द प्रोड्यूसर लेवल इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप
then how much energy will available to a peacock as a food, ओके, subsequent chain। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा लो बनेगा, 10% लो वाला काम का यूज करके आप सॉल्व करेंगे, तो फटाफट आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए, देखिए प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी ट्रैप करी, 20 जूल, और हम लोग जानते हैं कि इसका 2% आएगा, किस में जाएगा, माइस में जाएगा, तो माइस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जूल हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आगे स्नेक में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 जूल। और फिर यहाँ से कितना पास होगा, यहाँ से आपका 0.02% कहाँ पहुंचेगा, पीकॉक में पहुंचेगा, किसमें पहुंच जाएगा, पीकॉक में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने डाटा आपके सामने रख दिया है, इस तरीके से आपको करना है, और फिर आप इसका आंसर इसलिए निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ जी आर, ओके, जी एफ आर इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर ए है 650 ml पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 180 ml पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी है आपका 180 ml पर डे, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 125 ml पर मिनट। तो चलिए फटाफट सॉल्व करिए। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने आप यहाँ पे मार्क करा है आपका ऑप्शन नंबर डी को मार्क करा है, उनका क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा, क्या रहेगा उनका आंसर, सही रहेगा, जिन्होंने क्या करा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को मार्क करा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब देखिए जीएफआर होता क्या है, तो जीएफआर का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट, ये क्या होता है, क्या आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए क्या होता है, आपकी दोनों किडनी में कुल मिलाकर जितने नेफ्रॉन है, ठीक है, जितने आपके नेफ्रॉन है, उन नेफ्रॉन के वुमेन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट एंटर करता है 1 मिनट में, वो क्या है, आपका जीएफआर है। तो 1 मिनट में कितना होता है आपका, ये होता है आपका 125 ml। और यही ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए जीएफआर बताइएगा यहाँ पे 1 मिनट का, ना क्या, अगर आपसे कहा जा रहा है कि दिन का बताइएगा 1 डे का, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। सो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, और दोनों ही तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, तो इसलिए ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहा है। अगर वो मेंशन कर रहा है डे को, तब आपको 180 पे जाना है, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है डे को, तो फिर आप सीधा 125 ml पर मिनट आप लोग मार्क करके आ जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद देखिए अगला क्या है, द पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, किस तरह का जॉइंट होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए है आपका फाइब्रस, ऑप्शन नंबर बी है आपका साइनोवियल साइनोवियल जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है आपका सैडल जॉइंट, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्टिलेजियस जॉइंट। तो हर क्वेश्चन को हम लोग, जो लास्ट का क्वेश्चन होता है उसको होमवर्क में देते हैं, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये भी आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। और ये होमवर्क देने का मेन मोटिव ये होता है, मैं देख लेता हूँ कि स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी थी पूरे सेशन में या नहीं थी। सो अगर आपकी अवेल कि आप क्वेश्चन नंबर 29 तक आए सारे लेक्चर्स, मतलब इस पूरी सीरीज को देखकर, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है, इससे मेरे को पता लग जाएगा थोड़ा, है ना, कि लर्नर्स का एंगेजमेंट क्या है, आपका एंगेजमेंट क्या है सेशंस के रिगार्डिंग। और कुछ चीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि कोई चैप्टर आग में आपको दिक्कत है, या कुछ भी और चीज़, ठीक है, आपको चाहते हैं कि हमारे साइड से कुछ इंप्रूवमेंट आए, तो आप उस चीज़ को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आप जब तक नहीं बताएंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स और टीचर में इतना तो कम से कम इंटरेक्शन होना चाहिए कि टीचर को पता हो कि हाँ स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इस आज के मॉक टेस्ट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 में 30 बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तब तक अच्छे से पढ़िएगा, कुछ दिन की बात हो रहा है, फिर आपका नीट एग्जाम हो ही जाएगा। एट लास्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।